नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कपूरथला से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 6 व्यक्तियों पर देश विरोधी गतिविधियों का आरोप लगा है। ये बड़ी खबर, विदेशी हथियार भी इनसे बरामद किए गए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 8 दिन के पुलिस रिमांड पर सभी आरोपियों को भेज दिया गया है। पंजाब के कपूरथला से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर 6 लोगों पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है और विदेशी हथियार भी इन लोगों के पास से बरामद किए गए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है पंजाब के कपूरथला से, जहां पर सभी आरोपियों को 8 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। पंजाब के कपूरथला से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर 6 व्यक्तियों पर ये आरोप लगा है और विदेशी हथियार भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। फिलहाल इन सभी को 8 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब के कपूरथला से सामने आ रही है, जहां पर पंजाब के कपूरथला से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 6 लोगों पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। इन सभी के पास से विदेशी हथियार भी बरामद किए गए हैं और फिलहाल इन सभी आरोपियों को 8 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पंजाब के कपूरथला से, जहां से ऐसे 6 लोगों को पकड़ा गया है जिन पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है और इनके पास से विदेशी हथियार भी फिलहाल बरामद किए गए हैं और 8 दिन के पुलिस रिमांड पर इन्हें भेज दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पंजाब के कपूरथला से सामने आ रही है। एक तरफ जहां कोरोना का संकट देश भर में देखने को मिल रहा है, तो वहीं कुछ ऐसी गतिविधियां भी सामने आ रही हैं जिससे एक अफरा तफरी का माहौल जो है वो देखने को मिलता है। और इसी तरह की एक ये खबर सामने आ रही है पंजाब के कपूरथला से, जहां पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे ये 6 लोग और इन सभी के पास से विदेशी हथियार भी बरामद किए गए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है पंजाब से। पंजाब के कपूरथला में ऐसे 6 लोगों को पकड़ा गया है और 8 दिन की पुलिस रिमांड पर इन्हें फिलहाल भेज दिया गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है कपूरथला से। 6 ऐसे लोगों को पकड़ा गया है जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। इन सभी 6 लोगों पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप और फिलहाल इन सभी को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस से जो अब जांच करेगी और इनसे पूछताछ करेगी, उसके बाद ही पता चलेगा इनका क्या कुछ मकसद था। विदेशी हथियार भी इनके पास थे और क्या कुछ ये करना चाहते थे, किस तरह से क्या कुछ इनकी प्लानिंग थी, वो सभी इन 8 दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल इन सभी को 8 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। सुनील हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, क्या कुछ ताज़ा जानकारी है? इन सभी 6 लोगों को किस तरीके से गिरफ्तार किया गया है, किस तरीके से पुलिस को सूचना मिली और अब 8 दिन के रिमांड पर इन सभी को भेज दिया गया है? अभी पुलिस से हमारी सुबह मेरी बात हुई डीएसपी से। उन्होंने बोला कि अभी जो है कि मामला जारी है, अभी आगे का मामला हम अभी आपको बाद में बताएंगे। अभी मामला दर्ज नहीं हुआ, कोई ब्याज से है, कोई कहाँ से है, कोई कहाँ से है। ये जी, ये अलग अलग राज्यों से आकर के यहाँ पर लोग रह रहे थे, लेकिन इनकी सूचना कैसे मिली पुलिस को? ये पीछे से कोई टीम सी वाली थी, उधर से लगी हुई थी। जी सुनील, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो फिलहाल 8 दिन के पुलिस रिमांड पर इन सभी आरोपियों को भेज दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे और खबरों की तरफ। कैलाश मानसरोवर यात्रा श्रद्धालुओं के लिए पहले के मुकाबले अब काफ़ी आसान होने जा रही है। सीमा सड़क संगठन ने उत्तराखंड में घटिया बगड़ लीपू पास सड़क का निर्माण कर दिया है और इससे यात्रा में समय भी अब कम लगेगा, क्योंकि लोगों को कठिन रास्ते पर सफर नहीं करना पड़ेगा। इस सड़क का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया है। में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्मित घटिया बगड़ लिपू लेक सड़क मार्ग को देश की जनता को समर्पित करते हुए बेहद खुशी का अनुभव कर रहा हूं। कैलाश मानसरोवर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह कनेक्टिंग रूट मैं मानता हूं कि यह किसी वरदान से कम नहीं है। न केवल कैलाश मानसरोवर यात्री बल्कि यहां की स्थानीय जनता, हमारी सेना और इस क्षेत्र में तैनात हमारे अर्धसैनिक बलों और व्यापारी भाइयों को भी इस मार्ग की प्रतीक्षा लंबे समय से थी। 75 किलोमीटर लंबे इस मोटर मार्ग ने इन सबकी आशाओं और आकांक्षाओं को एक साथ पूरा किया है।
और मैं कह सकता हूं कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में इस काम को पूरा किया है। यह बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए बधाई का पात्र है। इसमें हमारे कुछ सेना के जवानों ने भी अपनी जानें गंवाई हैं, हमारे कुछ मजदूरों ने भी अपनी जानें गंवाई हैं। मैं उनको जहां श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, वहीं उनके परिवार के प्रति संवेदना भी व्यक्त करता हूं। जहां तक इस मार्ग का प्रश्न है, यह मार्ग स्ट्रेटेजिक, धार्मिक व ट्रेड की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस मार्ग से खुलने से न केवल सेना के साजो सामान व रसद की सप्लाई आसानी से होगी, बल्कि यह मार्ग इस क्षेत्र के निवासियों के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए भी मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास। कोरोना वायरस महामारी के कारण देश भर में लॉकडाउन जारी है और हजारों की संख्या में मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। रोजगार के चक्कर में कई मजदूर फैक्ट्रियों में ही रुके हुए हैं। जम्मू के कठुआ क्षेत्र में शुक्रवार को कपड़ा मिल में काम करने वाले मजदूरों ने जमकर हंगामा किया और मजदूरों ने आरोप लगाया कि उन्हें पूरा वेतन नहीं मिल रहा है। यहाँ शुक्रवार को सैकड़ों मजदूर कठुआ की सड़कों पर उतरे और कपड़ा मिल के आसपास के इलाके में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसी बीच वहां मौजूद मजदूरों ने कई गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना वायरस की स्थिति पर प्रेस वार्ता की है और केंद्र सरकार पर कांग्रेस शासित राज्यों को पैसा न देने का आरोप भी लगाया है। हमारे चीफ मिनिस्टर्स से क्लियर हमें इनपुट मिल रहा है कि जो पैसा उन्हें मिलना चाहिए वो दिल्ली की सरकार नहीं दे रही है। हमारा इंफॉर्मेशन है कि यही फीलिंग बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स को भी है। हमने इनफॉर्मली पता लगाया है, उनके स्टेट्स में भी ये फीलिंग है कि स्टेट्स को यूनिवर्सली पैसा नहीं दिया जा रहा है। ये रियलिटी है। ये क्रिटिसाइज करने का टाइम नहीं है और मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। जो जिस सिचुएशन में हम अब हैं, उस सिचुएशन से हमें आगे बढ़ना है और निकलना है। एक प्रकार से लॉकडाउन हुआ नहीं हुआ वो सब ठीक है, उसकी जगह है, वो हो गया है, वो पास्ट में है। मगर अब खोलने की स्ट्रेटेजी की जरूरत है। दो तीन इस पे मैं आपको न्यूआंस बता देता हूं। आप किसी भी बिजनेस वाले से पूछें तो वो आपको बताएंगे कि जो हमारी सप्लाई चेन है वो रेड, येलो एंड ग्रीन, रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन सिस्टम के बीच में से निकलती है। तो रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन का जो हेल्थ केयर वाला सिस्टम है और इकोनॉमिक जो सप्लाई चेन है उसमें क्लैश है। तो उनका कहना है कि ये दोनों चीजों को रिजॉल्व करने की जरूरत है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बता दें कि बीजेपी नेता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि हमारी सरकार विपक्ष के सभी तरह के सुझावों का स्वागत करती है, लेकिन ये रचनात्मक और पर्याप्त होने चाहिए। राहुल गांधी को ऐसे तथ्य नहीं पता होंगे जो उनकी सामान्य प्रवृत्ति है। बिना तथ्यों को जाने और समझे वो मीडिया के सामने आ जाते हैं और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। हम विपक्ष के किसी भी सुझाव का स्वागत करते हैं, परंतु वह रचनात्मक, सार्थक और तथ्यात्मक होना चाहिए। वैसे राहुल गांधी जी ने जो कुछ कहा है उसमें कुछ भी नया नहीं है। वो उन्होंने अपनी सहज प्रवृत्ति यानी फितरत के हिसाब से बगैर अध्ययन किए, बगैर विषयों की जानकारी लिए हुए प्रेस के सम्मुख आने की अपनी पुरानी आदत के हिसाब से किया है। उन्होंने कहा है कि पारदर्शिता नहीं है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी निरंतर विपक्ष के नेताओं से, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद में हैं। उन्होंने विशेषज्ञों के साथ, डॉक्टरों के साथ, मीडिया कर्मियों के साथ, खेल के लोगों के साथ, धार्मिक नेताओं के साथ, सभी के साथ विचार विमर्श किया है और कितने समन्वय के साथ कार्य हो रहा है। इसका उदाहरण यह है कि लॉकडाउन 2 की जब शुरुआत हुई तो उससे केंद्र सरकार की घोषणा से पहले 4 राज्यों ने घोषणा कर दी थी। वो 4 राज्य कौन थे? पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना। चारों विपक्ष के राज्य थे। फिर भी यदि उन्होंने जो कहा है, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के द्वारा सरकार जिस बेहतरीन तरीके के साथ कार्य कर रही है, स्वयं जिनसे उन्होंने संवाद किया, अभिजीत बनर्जी जी ने किस प्रकार से उसका स्वागत किया। जहां तक प्रवासी मजदूरों की बात थी तो अभिजीत जी ने अपने बोधन में कहा, मुंबई के रेफरेंस में, कि ये जो कुछ भी है
इसमें मुख्य रूप से राज्य सरकार का दायित्व है। पैकेज की बात कही, 1,70,000 करोड़ का पैकेज पहले दिया जा चुका है। जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी खाद्यान्न सुनिश्चित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, यदि आप देखें तो 3 महीने के लिए उज्ज्वला सिलेंडर भी मुफ्त में देने का विचार चल रहा है, विचार कर दिया गया है। राज्य सरकारें अपने अपने प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए बात कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने जिस प्रकार से कार्य किया है, ये सब चीज़ें यदि उन्होंने पढ़ ली होती तो उन्हें ज़्यादा समझ में आता, परंतु दूसरी चीज़ की ओर उनका ध्यान नहीं जा रहा है। इस समय हम चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। हमारे यहाँ आज भी 30% लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। 2/3 जनसंख्या गांवों में रह रही है। 27% लोग निरक्षर हैं। इसके बावजूद हम एकमात्र ऐसे देश हैं जहां सुरक्षा कर्मियों पे और स्वास्थ्य कर्मियों पे हमले हो रहे हैं, जिसके लिए हमें अध्यादेश लाना पड़ रहा है। इसके बावजूद यहां सांप्रदायिक राजनीति हो रही, सरकार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों में जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के यह अर्धशतक के निकट पहुंच रहे चिर युवा नेता को अब कम से कम थोड़ा परिपक्व और व्यवहारिक हो जाना चाहिए, क्योंकि यह संकट भारत के ही नहीं, मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास का सबसे व्यापक और विराट संकट है। इसके लिए व्यापक और विराट सोच की आवश्यकता है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रदर्शित की है। आज की स्थिति ऐसी है, मान लीजिए मध्याह्न के सूर्य को राहु ने ग्रस लिया हो और अंधकार छा गया हो। इसलिए मैं राहुल गांधी जी से अटल जी की इस पंक्ति के माध्यम से एक सुझाव देना चाहूंगा और आह्वान करना चाहूंगा कि भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। यह समय वाद विवाद का नहीं है, खंडन मंडन का नहीं है, व्यर्थ के वितंडावाद का नहीं है, संयोग और संवाद का है। लॉकडाउन के चलते उत्तर प्रदेश सरकार एक तरफ संक्रमण से बचाव में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि श्रमिकों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। कोविड-19 की टीम 11 के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की और मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रवासी राहत मित्र ऐप को भी लॉन्च किया है। इसकी मदद से प्रवासी नागरिकों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सकेगा। उनकी स्वास्थ्य जाँच और आगे उनके कौशल के हिसाब से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इससे डाटा जुटाया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने सभी प्रवासी कामगारों को सुरक्षित लाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी को मेडिकल जांच के बाद खाद्यान्न और भरण पोषण भत्ता देकर सुरक्षित घरों तक पहुंचाया जाएगा। महाराष्ट्र के मुंबई के आर्थर रोड जेल में 77 कैदियों के साथ 26 कर्मचारी में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके चलते महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमने आर्थर रोड जेल समेत 8 जेलों में पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया था। किसी को भी बाहर जाने या जेल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। इसके अलावा अन्य मुद्दों पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। औरंगाबाद का जो हादसा हुआ बहुत ही दर्दनाक हादसा है। बेचारे परप्रांतीय अपने गांव जा रहे थे, उनको शायद लगा कि सभी को मालूम है कि ट्रेन आजकल बंद है, उनको ये नहीं पता था कि गुड्स ट्रेन चालू है। उसके वजह से बड़े थके हुए हालत में वहाँ पे शायद सोए होंगे और ऐसी हालत में जो दुर्घटना हुई बहुत दुखद घटना है, उसका हमें बड़ा अफसोस है। राज्य शासन ने उनकी मदद के लिए हर एक को 5-5 लाख रुपए उन्होंने घोषित किए राज्य शासन ने। बड़ी अच्छी बात है कि जहां के वो थे मध्य प्रदेश शासन ने भी इस प्रकार की घोषणा की, लेकिन जो भी हुआ बहुत ही दर्दनाक मामला। पहली बात तो हमने जो हमारे 8 जेल हैं उसमें आर्थर रोड भी है, उसको हमने लॉकडाउन किया था। लॉकडाउन का मतलब कि कोई भी कैदी वहां से बाहर नहीं जाएगा और कोई भी नया कैदी वहां पे अंदर नहीं आएगा। उसी प्रकार कोई भी अधिकारी हमारा बाहर नहीं जाएगा और कोई भी अधिकारी अंदर नहीं आएगा। इस प्रकार से उसका हमने लॉकडाउन करके रखा था, इसी हिसाब से कि वहां पे कोरोना का संक्रमण नहीं होना चाहिए। लेकिन वहां पे जो सब्जी आती है, दूध आता है, उसके जो लोग किचन में जो आते हैं उसकी वजह से वहां पे संक्रमण हुआ और एक वहां पे करीबन 2600 कैदी है आर्थर रोड जेल में और 2600 वहां पे कैदी है। एक बैरक में संक्रमण पाया गया,
उसकी पूरी मेडिकल जांच वहाँ पे सभी जो कैदी थे, एक बैरक की उनके सभी करीबन 150 के करीबन उस बैरक में कैदी थे, उनका मेडिकल चेकअप किया गया। उसमें 77 कैदी को संक्रमण पाया गया और 26 हमारे पुलिस कर्मचारी, ऐसे कुल मिला के 103 अधिकारियों को और कैदियों को संक्रमित पाया गया और उनको हमने सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में उनकी इलाज के लिए उनको भेजने की प्रक्रिया चालू हो गई है। राज्य शासन के तरफ से हमारे पूरे पुलिस अधिकारी, हमारे पुलिसकर्मी सभी बड़े मुस्तैदी से पूरे इस कोरोना की लड़ाई में लड़ने के लिए बड़े जद्दोजहद से यहाँ पे काम कर रहे हैं। उसमें SRPF का भी हमने मदद लिया है। SRPF की कुछ जगह हमने हमारे तैनात किए हमारे SRPF के जवान। और इस प्रकार की ये सिर्फ अफवाह है, इसमें कोई सच्चाई ऐसी नहीं है। लेकिन सर कैसा है, आपको सभी को पता है कि बड़े मुस्तैदी से हमारी पुलिस यंत्रणा पूरे दिन रात बड़े जद्दोजहद से पूरे महाराष्ट्र में हमारी अच्छी तरीके से काम कर रही है। और इस हालत में जब उनको फ्रंट लाइन में जब काम करना, किसी अस्पताल में उनको उनकी ड्यूटी लगती है या आइसोलेशन सेंटर पे उनकी ड्यूटी लगती है या क्वारंटाइन वार्ड में उनकी ड्यूटी लगती है, तो वहाँ से संक्रमण की ज़्यादा उम्मीदें होती है, ज़्यादा मतलब उनको संक्रमित होने का काफ़ी चांस रहता है। तो उसकी वजह से काफ़ी हमारे पुलिसकर्मी संक्रमित हुए, सही बात है। हमने सबको आगाह किया है कि उन्होंने अपनी प्रिकॉशन लेना चाहिए, अपने घर वालों की प्रिकॉशन लेना चाहिए। उनके लिए हमने जो भी पुलिस कर्मचारी की कभी तबीयत खराब होती है तो उसके लिए तुरंत उसको इलाज मिलना चाहिए, उसके लिए भी हमने हमारे हर एक जगह ऐसे डेडिकेटेड हॉस्पिटल भी हमने वहाँ पे उनकी मदद हम ले रहे कि जो भी पुलिस कर्मचारी को थोड़ी तकलीफ होती है तो तुरंत उसके ऊपर इलाज होना चाहिए। उसके लिए पूरे जगह हमने इंतजाम किए हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रेल हादसे में कई मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कुछ अन्य मजदूर घायल भी हुए हैं। इस कड़ी में दिल्ली से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील करते हुए मजदूरों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने की मांग की है। देखिए, लॉकडाउन जब से हुआ है हम लोगों को ऐसी बहुत सारी खबरें देखने को मिली कि लोग 1200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 800 किलोमीटर पैदल अपने परिवार को लेके निकल पड़े, छोटे छोटे बच्चों को निकल पड़े लेके। यहाँ तक देखने को मिला कि नासिक से लखनऊ मिक्सर के अंदर बैठ के 18 मजदूर जा रहे थे। तो ये बहुत ही पीड़ादायक स्थिति है, बहुत ही तकलीफदेह स्थिति है, खासतौर से मजदूर वर्ग का, जो रोज कमाने रोज खाने वाले लोग हैं। उनके सामने इस समय भोजन का संकट पैदा हो गया है। वो बेचैन है इस लॉकडाउन से, वो परेशान है, वो अपने घर जाना चाहते हैं। सरकार उनके घर जाने का इंतजाम नहीं कर रही है। राज्य सरकारें उनको अपने यहाँ या तो आने से रोक रही हैं या जाने से रोक रही हैं। बिहार सरकार आने नहीं दे रही है, कर्नाटक सरकार जाने नहीं दे रही है। और मजबूरी में, हताशा में, परेशानी में वो ट्रैक पे निकल पड़ रहे हैं, हाईवे पे निकल पड़ रहे हैं, पैदल निकल पड़ रहे हैं अपने जीवन की चिंता किए बगैर। और ये जो हादसा हुआ है, ये सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, एक संवेदनहीनता को उजागर करता है। यह दिखाता है कि किस प्रकार से आप हवाई जहाज से विदेशों से लोगों को मंगाने के लिए तैयार हैं। आप कोटा में छात्र फंसे हैं, उनको अपने अपने राज्यों में भेजना चाहते हैं, अच्छी बात है, कीजिए, लेकिन इन मजदूरों की भी चिंता कर लीजिए। इनके लिए आपके पास किराए नहीं है। इनके लिए रेल मंत्रालय कभी कहता है किराया लेंगे, कभी कहता है नहीं लेंगे, कभी कहता है लेंगे। तो जब तक मजदूर वर्ग के लिए, ऐसे पीड़ित लोगों के लिए जो इस वक्त अपने घर जाना चाहते हैं, परिवार के पास पहुंचना चाहते हैं, केंद्र सरकार, रेल मंत्रालय इंतजाम नहीं करता है भेजने का, तब तक ऐसी स्थितियां रहेंगी, तब तक ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगी। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है केंद्र सरकार से कि इस घटना के बाद कम से कम उनको सबक लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए, और पूरे देश में जहां जो मजदूर फंसे हैं, अगर वो अपने घर जाना चाहते हैं तो उनके जाने का इंतजाम किया जाए।
महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दर्दनाक रेल हादसा हुआ है जिसमें कई प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। सभी मजदूर पटरी के सहारे जालना से भुसवाल की ओर पैदल मध्य प्रदेश में अपने घर की तरफ जा रहे थे, लेकिन हादसे में उनकी मौत हो गई। और इस हादसे के बाद पीएम मोदी समेत लगभग सभी नेताओं ने दुख जाहिर किया है। इसी हादसे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर मनोज कुमार ने भी दुख जाहिर किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि कोरोना से बचे, भूख से बचे, थकने पर रेल की पटरी पर ही लेट गए, नींद आई और जिंदगी भर के लिए प्रवासी मजदूर अपनी जिंदगी की जंग हार गए। दर्दनाक, दुखद हैं ऐसे हादसे। भगवान आप भी गरीबों पर कुछ तो दया करो। भारतीय वायुसेना का एक लड़ाकू विमान पंजाब के नवा शहर जिले के रुड़की कला गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। राहत की बात यह है कि पायलट ने प्लेन क्रैश होने से पहले ही अपनी जान बचा ली। फिलहाल पायलट एमके पांडे की हालत जो है वो काफ़ी गंभीर बनी हुई है और उन्हें सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। MiG-29 के क्रैश होने की खबर पाकर आसपास के गांव के लोग घटनास्थल पर पहुंचे थे और इसके बाद जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे। और वायुसेना ने दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। इसके अलावा स्थानीय लोगों ने जिस तरह से पायलट की मदद की उसे लेकर सीएम अमरिंदर सिंह ने सभी का धन्यवाद किया और ट्वीट में लिखा, आप सभी पर गर्व है। कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में इस वक्त लॉकडाउन है। वहीं आम जनता को लॉकडाउन के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से कुछ राहत दी गई है। सरकार की तरफ से जरूरी सामानों में रियायत के साथ साथ कुछ शर्तों के साथ शराब की बिक्री भी शुरू कर दी गई है। लेकिन इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग के खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन में शराब की ऑनलाइन बिक्री और होम डिलीवरी पर राज्य सरकारों को विचार करने के लिए कहा है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के आदेशानुसार हिमाचल प्रांत को 1 लाख सैनिटाइजर की पहली खेप भेजी है। और बीजेपी प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने शिमला में इस सैनिटाइजर से भरी गाड़ी को प्राप्त किया है और कहा कि इस संकट की घड़ी में मास्क और सैनिटाइजर एकमात्र हथियार है जो इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए सबसे प्रबल हथियार हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने हिमाचल प्रदेश के लिए लगभग 1 लाख के आसपास सैनिटाइजर भेजे हैं। ये सैनिटाइजर पूरे प्रदेश में बांटे जाएंगे। पूरे प्रदेश में जो कोरोना वॉरियर्स जो इस कार्य में लगे हैं उनके लिए और जो समाज में नीडी लोग हैं उनके लिए ये सैनिटाइजर भेजे जा रहे हैं। जैसा हम जानते हैं कि जिस दिन से पूरे देश में ये कोरोना महामारी फैली है उस दिन से भारतीय जनता पार्टी अपने कार्य में लगी है। उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक पूरे देश भर में जो लोग भूखे हैं उनके लिए राशन की व्यवस्था करना, जो लोग बिना मास्क के हैं उनको मास्क की व्यवस्था करना, जो लोग कोरोना वॉरियर्स के रूप में जाने जा रहे हैं उनके लिए धन्यवाद का प्रस्ताव देना, और जो लोग बाहर से आ रहे हैं या हिमाचल के अंदर रह रहे हैं उनके लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराना, और जो लोग समाज के सबल लोग हैं जो धन संग्रह कर सकते हैं, जो इस आर्थिक मदद कर सकते हैं, वो उनसे मदद लेना ये पार्टी के कार्य हैं। उसी कड़ी में आज ये सैनिटाइजर हिमाचल प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने भेजे हैं। चलिए इसी बीच रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए ये बड़ी खबर, जुलाई में होंगी सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। ये बड़ी खबर सीबीएसई के छात्रों के लिए 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होंगी सीबीएसई की बची हुई परीक्षाएं। इससे पहले एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने ये जानकारी दी थी कि कहीं भी सीबीएसई की परीक्षाएं नहीं होंगी, लेकिन ये 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं सीबीएसई की वो जुलाई में होंगी। सीबीएसई की 10वीं और बोर्ड की परीक्षाएं, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है सीबीएसई के छात्रों के लिए जिनकी बोर्ड की परीक्षाएं नहीं हुई थी, रह गई थी, अब उनकी परीक्षाएं होंगी। जुलाई के महीने में ये परीक्षाएं होंगी। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं जुलाई महीने में होंगी। आपको बता दें ये बड़ी खबर, 1 जुलाई से 15 जुलाई तक सीबीएसई की बची हुई परीक्षाएं होंगी। एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने ये जानकारी दी है और ये बड़ी खबर है सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के बोर्ड के छात्रों के लिए जिनकी परीक्षाएं
बच गई थी, रह गई थी। अब ये परीक्षाएं होंगी और 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच ये परीक्षाएं होंगी। एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने ये जानकारी दी है और ये बड़ी खबर है 10वीं और 12वीं के बोर्ड की परीक्षाओं के छात्रों के लिए, जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई थी। अब उनको अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए क्योंकि जुलाई से ये परीक्षाएं होंगी, जुलाई के महीने में 1 जुलाई से 15 जुलाई तक। सुधीर सलूजा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। सुधीर जी, क्या कुछ पूरी जानकारी है? क्या पूरे देश भर में सीबीएसई के जहां पर भी छात्र और छात्राएं पढ़ते हैं उन सभी को इन परीक्षाओं में शामिल होना होगा या कहीं पर छूट दी गई है? जी, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल ने आज बताया कि सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं छूट गई थी वो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होंगी। जी। मार्च के महीने में जब कोविड के लॉकडाउन को घोषित किया गया तो उस समय 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं चल रही थी जी। और 12वीं की कुछ परीक्षाएं जो है वो छूट गई थी और 10वीं के जो है परीक्षाएं लगभग समाप्त होने पर थी, लेकिन कुछ परीक्षाएं उनकी भी छूट गई थी जी। तो अब केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने आज कहा कि जो परीक्षाएं छूटी थी वह 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में दोबारा से करवाई जाएंगी। जी, तमाम अहम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया सुधीर। तो सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए ये बड़ी खबर सामने आई है। जुलाई में इनकी बची हुई परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और 1 जुलाई से 15 जुलाई तक सभी बची हुई परीक्षाएं जो हैं वो करवाई जाएंगी। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल ने ये अहम जानकारी दी है। चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। जो बांग्लादेश में छात्र फंसे थे उनको जम्मू कश्मीर के लिए लाया गया है। करेंगे उनको भी टिकट्स एक्स्ट्रा बुक करेंगे सब कुछ। तो आप खुश हैं, आप घर पहुंच गए? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मच बेटर। आपका नाम? फरहान। कहाँ से आप? श्रीनगर से। बताइए पूरा क्या हुआ? एक्चुअली हम ढाका में स्ट्रैंडेड थे फ्रॉम लास्ट 51 डेज। हम बहुत ही स्ट्रेस में थे बट इंडियन हाई कमीशन जो है ढाका में वो पूरी तरह हमारी प्रॉपर केयर कर रहे थे। दे रीच्ड आउट एट अस एंड दे यूज्ड टू कॉल अस फॉर आवर कंसर्न्स। वी आर वेरी थैंकफुल एंड it's happy to be in home again once again. We are thankful to Ministry of External Affairs for our evacuation. तो यहाँ की सरकार से कितना हेल्प? बहुत हेल्प हुआ। in airport we saw that already सारी facilities ready रखी थी गवर्नमेंट ने, so we are very much satisfied. Thank you. कोई नहीं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।